देखिए, किडनी कैसे फंक्शन करती है ना, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे ताल्लुक होगा हार्मोन्स के साथ और नर्वस सिस्टम के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में होती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम। तो वो करते हैं रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब यहाँ पे ये बोल रहा है द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। आप मानिए जिस एतबार से बॉडी को हाजत होती है उसी एतबार से हार्मोन स्क्रीशन करने वाले ऑर्गन को या ग्लैंड को कहा जाता है कि तुम्हें हार्मोन स्क्रीशन करनी है कि स्टॉप करनी है। उसका मतलब फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अगर मैं बोलूँगा आपको, मैं कैसे बढ़ाता हूँ, आप बोलोगे अच्छा या बुरा, या आप मुझे फीडबैक दो कि वहाँ से वापस, मतलब जो मैं आपसे चाहता हूँ फीडबैक। तो सेम मानिए आप हार्मोन्स जो है वो फीडबैक देते हैं ग्लैंड को कि हार्मोन स्क्रीशन बंद करनी है कि खोलनी है, जिस एतबार से बॉडी की नीड होती है। अगर आप मानिए फॉर एग्जांपल इंसान की बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे यूरिन बहुत आना चाहिए। अगर बॉडी में वाटर कम है उस टाइम पे यूरिन कम आना चाहिए, ताकि बॉडी बॉडी में हम पानी को पचा सकेंगे। तो उसके लिए हेल्प करता है हमें हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जहाँ पे असल में हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड होता है वो काम आ जाता है। देखिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, जैसे मैंने पिछला कहा था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दिमाग के दो ग्लैंड होते हैं या जो हिस्से होते हैं दिमाग के, वो यहाँ पे काम आ जाते हैं, फर्स्ट वन। नंबर दो यहाँ पे काम आता है JGA, यानी कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जो कि हम जानते हैं, जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है वो कहाँ बन जाता है? जब एफेरेंट आर्टरियोल और वासा रेक्टा के जगह पे वो बन जाता है। वो मतलब किडनी को एक हिसाब से ये सेंसरी ऑर्गन होता है। क्या होता है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस? मैंने कहा था पिछली बार भी आपसे, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, ये सेंस कर रहा होता है कि मतलब किडनी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। उसके बाद ये रिलीज करता है कि एंजाइम, रेनिन नामी एंजाइम को, है ना। उससे फिर रास चल जाता है। पिछली बार को समझ नहीं आ गया था, वो यहाँ पे सब समझ आएगा वो क्या है, आगे हम देखेंगे ना। तीसरी बात, टू एन एक्सटेंट ये भी सर्टेन एक्सटेंट ये काम करता है, और हार्ट भी यहाँ पे काम करता है। हार्ट क्या काम करता है वो भी हमें देखना है। वो एक फैक्टर करता है रिलीज, को बोलते हैं एट्रियल न्यू नेट्रियोरेटिक फैक्टर। ये सब हम पढ़ना है अच्छे से। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ से ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर होते हैं। देखिए, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो ऑस्मोस को रिसेप्ट करने, रिसेप्शन उसको देखते हैं, उसको मेजर करते हैं, वो क्या होता है? इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जब भी हमारी बॉडी के किडनी के अंदर ब्लड वॉल्यूम होती है चेंज, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। व्हाट इज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब होता है वाटर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस मुराद के वाटर, ठीक है। वाटर इन द ब्लड, जो वाटर ब्लड के अंदर होता है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा होता है सर्कुलेट बॉडी के अंदर, तो उसी को बोलते हैं बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। किसको बोलते हैं हम? वो हम बोलते हैं हमारे वाटर को। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम होता है चेंज, वेरी हो जाता है, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम यानी कि वाटर इन द ब्लड का वॉल्यूम होता है चेंज, या जब भी हमारी बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन हो जाती है चेंज, उस चेंज की वजह से एक्टिवेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स की। अब उससे क्या हो जाता है हम देखते हैं। फिर देखिए आप, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। हमने कहा ना चेंज होती है ब्लड वॉल्यूम में। चेंज क्या मतलब होगी? कभी ज्यादा कभी कम। अगर कम हो जाएगा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, जितना नहीं होना था लॉस उससे ज्यादा लॉस हो गया फ्लूइड का, ठीक है, तो विच स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उभारता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हम जानते हैं हमें पहले देखना है हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ पे, फिर चलना है हमें JGA, फिर जाना है हमें हार्ट की ओर। तो हाइपोथैलेमस जो हमारे ग्लैंड एक होता है, जो दिमाग का हिस्सा भी होता है, टू रिलीज द एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको समझ नहीं, चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी का ऐसा हार्मोन होता है जिससे जो यूरिनेशन होती है ना, यूरिनेशन वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे यूरिनेशन कम हो जाती है। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, नहीं नहीं, इसका उल्टा बोलना है। देखिए क्यों? क्योंकि जब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड बॉडी से हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं हम? चाहते हैं बच जाए, मतलब वाटर, है ना। तो यूरिनेशन क्या हो जाती है? मैंने कम कहा कि ज्यादा कहा मैंने? यूरिनेशन कम हो जाती है इस चीज से, क्योंकि देखिए एंटी है ना, एंटी मतलब खिलाफ, डायूरेटिक मतलब यूरिन के खिलाफ, है ना। एंटी से आपका क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। खिलाफ है यूरिन, मतलब क्या हो गया? यूरिन को रोकना, ठीक है।
क्योंकि अगर यूरिन और ज़्यादा हो जाएगा एक्सक्रीट बॉडी से, यहाँ से ऑलरेडी एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया है, तो इंसान की बॉडी में पानी बचेगा नहीं, इंसान मर जाएगा। दैट इज वाई एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो उस टाइम पे निकल जाता है हाइपोथैलेमस से। देखिए असल में हाइपोथैलेमस को रिलीज नहीं करता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है। एनसीईआरटी ने बहुत सारा कॉम्पैक्ट लिखा है, हम देखेंगे अच्छे से, देखिए ध्यान से सुनिए बात। एक हमारी दिमाग में होती है एक्सीस, को बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सीस, को बोलते हैं HPA। क्या बोलते हैं? ये हम पढ़ेंगे हार्मोनल इसमें ना, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सीस, आप मानिए हमारी बॉडी में ना बाज औक़ात बन जाती है हॉर्मोन्स की एक्सीस, कि डायरेक्टली हार्मोन निकलता नहीं है, पहले एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को करता है स्टिमुलेट, फिर जाके वो निकालता है। अब समझिए ऐसे बात कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी वाले ग्लैंड को करता है स्टिमुलेट, और हाइपोथैलेमस को कौन करता है स्टिमुलेट? शाबाश, ऑस्मो रिसेप्टर्स। कब? जब हो जाती है हमारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। आप मानिए मेरी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरी बॉडी में? जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, बोले हाइपोथैलेमस उठ जाओ, पानी कम हो रहा है। हाइपोथैलेमस करे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या? स्टिमुलेट। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ करो, कुछ बाहर निकाल दो। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बाद कर देता है रिलीज, क्या? शाबाश, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, या जिसको एक और नाम हम देते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है। वेसोप्रेसिन भी इसका एक और नाम होता है, चाहे हम बोलेंगे वेसोप्रेसिन, क्लिनिकल नाम जो है वेसोप्रेसिन, अगर डॉक्टर बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये नाम समझने के लिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन एक ही नाम है। फ्रॉम दैट न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब व्हाट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, थोड़ा ये खुश यहाँ पे देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपसे पिछली बार कहा था, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है एंटीरियर पार्ट, यानी कि सामने वाला पार्ट, और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि पीछे वाला पार्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट यानी कि सामने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब यहाँ पे क्या दिया इसने? इसने कहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, हम समझेंगे आराम से ये चीज। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है वहां से निकल जाता है, रिलीज हो जाता है हमारा ADH या वेसोप्रेसिन। उससे क्या होता है? उससे यूरिन कम आ जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लो के टाइम पे निकल जाता है वो। अब समझिए ये बात, ये एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज। एडेनो हाइपोफाइसिस जो होता है उसको बोलते हैं, वो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है। क्या मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू? मतलब जो असल में रिलीज कर देता है, क्योंकि ग्लैंड क्या करता है? रिलीज हार्मोन को। जो हार्मोन को असल में रिलीज ही बोलेंगे हम, बनेंगे हम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ग्लैंड करता है प्रोड्यूस हार्मोन को, ठीक है। प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन को, प्रोडक्शन कर देता है हार्मोन की। कौन? एंटीरियर पार्ट, क्या बोलते हैं? ऑफ व्हाट हम पढ़ रहे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी का, इसको होते हैं दो पार्ट्स, एडेनो हाइपोफाइसिस आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, क्योंकि वो हार्मोन की प्रोडक्शन कर देता है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। क्यों न्यूरो? देखिए न्यूरो, न्यूरो हाइपोफाइसिस, नर्वस टिश्यू। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वो क्या कर देता है? वो सिंपली जो न्यूरल यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो स्टोर करता है इसको, वो स्टोर करता है ADH को, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, या उसको हम क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन। इसको वो स्टोर करता है, ठीक है। वो स्टोर करता है एडिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को या वेसोप्रेसिन को, और तब रिलीज कर देता है जब बॉडी की नीड होती है। रिलीज भी यही करता है, लेकिन प्रोड्यूस ये नहीं करता है। वाई? बिकॉज ये न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, ये नर्वस टिश्यू होता है, ना कि ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो एंटीरियर पार्ट यानी कि सामने वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। वो करते हैं प्रोड्यूस हार्मोन। दैट इज वाई इसने यहाँ पे लिखा है क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस यहाँ पे। यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है, वो करता है रिलीज ADH को या वेसोप्रेसिन को। तो ये बात हमें समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन।
अब जो हमने देखा ऑस्मो रिसेप्टर्स को जब पता लग जाता है ब्लड वॉल्यूम में चेंज आ रही है, वो हाइपोथैलेमस को कहते हैं स्टिमुलेट, वो कहते हैं पिट्यूटरी को स्टिमुलेट, फिर पिट्यूटरी निकालता है एडीएच को, निकालता है कहाँ से, उसके न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से, ना कि एंटीरियर पार्ट से। फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन को, कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है कि नहीं करना है, यानी कि वाटर को ये वापस लाता है, रीअब्सॉर्ब करता है, इसको स्क्रीट नहीं होने देता है फिल्ट्रेट के अंदर, फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूल के आगे वाले पार्ट्स होते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, उससे क्या हो जाता है, प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है कि यूरिन ज्यादा आ जाना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूँ ये चीज़, मैंने कहा जब हमारी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता लग जाता है कि बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस को कहते हैं स्टिमुलेट, हाइपोथैलेमस कहते हैं पिट्यूटरी को स्टिमुलेट। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। जो उसके पीछे वाला पार्ट यानी कि पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, वही कहता है रिलीज एडीएच को, यानी कि एडेनोसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन को या वेसोप्रेसिन को। उसके रिलीज होने से क्या हो जाता है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच। व्हाट डज दैट मीन, कि वाटर को स्क्रीट नहीं होने देते, यूरिन नहीं बन जाता है ज्यादा, वाटर को रीअब्सॉर्ब वापस कर दिया जाता है फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के आखिरी वाले पार्ट से। तो उससे बच जाता है एक इंसान डायूरिसिस से। और डायूरिसिस का मतलब होता है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इस तरह में एंटी डायूरेटिक जो डायूरिसिस से खिलाफ होता है, यानी कि जो खिलाफ होता है एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन की, वैसा हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। ये था तब जब हमारी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस होगा फ्लूइड का। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाएगा, मानिए अब हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है क्या, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, ज्यादा पानी आ रहा है, अब यूरिन करना जरूरी है ना ज्यादा, यस। तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जो हम बोल रहे थे, वो क्या होता है, वही देखिए यहाँ पे लिखा है इसने। वहां ये होता है कि कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, उस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स उस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो अपना काम नहीं करते। और जब ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑन के बदले में स्विच ऑफ हो गए, तो मत वो करेंगे स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस को, फिर वो करेगा एपिट्यूटरी को, मतलब क्या हो गया कि सप्रेस ही हो रहा है एडीएच रिलीज, एडीएच रिलीज अब रुक जाएगा। अगर ज्यादा पानी आ जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर को लग रहा है अरे इतना पानी आ गया, अब हमें क्या एक्टिवेट होना ही है, पानी ऑलरेडी ज्यादा, निकाल दो बाहर पानी को, क्यों कर रही है एडीएच को रिलीज, तो एडीएच सब क्या रिलीज सप्रेस हो जाता है, वो रुक जाता है टू कंप्लीट द फीडबैक, इससे फीडबैक कंप्लीट हो जाता है। और इस फीडबैक को बोला जाता है, पता है कौन सा फीडबैक, इसको बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक। ध्यान से बात सुनिए ये चीज। मानिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिसाल दूंगा आपको, मैं बोल रहा हूँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे बोल रहे हो आप ठीक पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाइए, इसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, आप मत पढ़ाओ ही बेहतर, मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक। सेम होता है हॉर्मोन्स के साथ। अगर ऑस्मो रिसेप्टर्स को लग रहा है पानी बहुत कम हो रहा है, तब जाके वो बोलते हैं एडीएच निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उनको लग रहा है अरे इतना पानी जमा हो गया, उसको बाहर निकालना है पानी को ऑलरेडी, क्यों निकालेंगे एडीएच, पता है एडीएच पानी कम करेगा, अरे एडीएच को दफा करो, हमें यूरिन निकालना है बाहर। उस टाइम पे उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये बहुत जगह पढ़ते हैं ना साइंस में। जब माँ बच्चे को दूध दे रही होती है ना, माँ के अंदर होता है रिलीज ऑक्सीटोसिन का नामी हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, जिससे माँ को बच्चे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है जब माँ बच्चे को दूध दे रही होती है। तो जितना जितना बच्चा सक कर रहा होता है दूध को, उतना उतना माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा होता है, और उतना ज्यादा दूध की फॉर्मेशन हो जाती है। वहां पर भी क्या होता है, वहां होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वहां पे चल जाता है, ठीक है, ये बहुत जगह पे करता है काम फीडबैक मैकेनिज्म। बस ये हार्मोनल पार्ट थोड़ा खुशक लगता है इंसान को, हालांकि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट साइंस में यही है, मोस्ट खुशक पार्ट भी यही है, लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए ना, वैसे उतना मुश्किल नहीं है, क्या है, मैं तो बोलता हूँ फिर भी बेसिक है ना। अच्छा, एडीएच कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल। अब देखिए एडीएच क्या क्या काम करता है, हमने कहा पहली बात यूरिन फॉर्मेशन कम कर देता है, यानी कि बचाता है डायूरेसिस से,
एक्सेस यूरिन से बचा देता है। ठीक। दूसरी बात, एडीएच क्या कर सकता है, ये किडनी फंक्शन को ऐसे चेंज कर सकता है कि इससे कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट आ सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर। व्हाट डज कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट मीन, कि जो ब्लड वेसल्स है उनकी हो जाती है कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वो पतले हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स पतली हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ जाएगा। समझ रहे आप, दिस कॉज द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो इसी एतबार से एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जब ये हमारी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट यानी कि तंग कर देता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर, उससे हमारा जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि कैपिलरी जो होती है ना न्यूरॉन नेफ्रॉन के अंदर, वो बढ़ जाती है। उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो देयरफॉर जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी खुद ही खुदा खुद बढ़ जाएगी ना। तो ये हम पढ़े थे एडीएच के बारे में। हमने कहा एडीएच का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन, जो कि असल में निकल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। उससे क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उससे डाययूरेसिस से इंसान बच जाता है, ज़्यादा एक्सेसिव यूरिन नहीं बन जाता है। जब एक्सेस यूरिन नहीं बन जाता है तो उससे क्या हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड से इंसान बच जाता है। दूसरी बात, एडीएच ये भी कर सकती है कि एडीएच जो है वो सप्रेस हो जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। कब, जब ऑस्मो रिसेप्टर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी अब आ रहा है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, कि दोबारा उसको नहीं निकलना होता है एडीएच को। तीसरी बात हमने कही, एडीएच क्या करता है काम, वो किडनी को इफेक्ट करता है। वो किडनी ऐसे कि वो जो हमारी खून की नालियां ब्लड वेसल्स उनको तंग कसता है। जब वो तंग हो जाएंगी तो वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। तो इस एतबार से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देती है हमारी बॉडी के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब चलते हैं हम नीचे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, जो कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस लिखा था। हालांकि हमें पता है ये हाइपोथैलेमस नहीं है, बल्कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सीस इसको बोलते हैं, जो कि असल में इस मैकेनिज्म में काम कर देता है, जिससे हमारे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट जेजीए। अब व्हाट इज जेजीए, देखिए, द ग्लो इसको बोलते हैं क्या, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है ना। एक सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी पार्ट होता है हमारी नेफ्रॉन के अंदर, प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। कैसे कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे हार्मोनल कैस्केड चल रहा होता है, चेन रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। अगर आप मानिए हमारा जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ग्लोमेरुलर से ब्लड चल रहा है वो कम हो जाएगा, उतना स्पीड नहीं आ रही है, या उसको इसको हम बोलते हैं ना, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नेसेसरली वो भी तो कम ही हो जाएगी ना। कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स, इससे हमारी बॉडी की जो जेजी सेल्स है ना, यानी कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस में होती है, वो हो सकती है उस टाइम पे एक्टिवेट। कब, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उससे जे जे एफ जी एफ आर कम हो जाता है। तो उसके बाद जेजी सेल्स निकालती है रेनिन को, बोलते हैं अब मजबूरी है एंजाइम रेनिन को निकालना। ये एंजाइम होता है, क्या होता है, हार्मोन नहीं, ये एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम, रेनिन। ये रेनिन जो है ये एनजियोटेनिसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ब्लड के अंदर एनजियोटेनिसिन वन। किसको, एनजियोटेनिसिनोजन को एनजियोटेनिसिन वन के अंदर करता है कन्वर्ट ब्लड के अंदर। कौन, रेनिन। आप लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, ऊपर लिखेंगे रेनिन है ना। फिर जो एनजियोटेनिसिन वन होता है इसको फर्दर कन्वर्ट करता है एनजियोटेनिसिन टू के अंदर। लेकिन ये रेनिन नहीं करता, ये कोई और करता है, वो आपने को एनसीईआरटी लिखा नहीं है यहाँ पे। अभी हमने क्या कहा, एंजियोटेनिसिनोजन को एंजियोटेनिसिन वन के अंदर करता है कन्वर्ट रेनिन। लेकिन अब एंजियोटेनिसिन वन से एंजियोटेनिसिन जो है टू में कन्वर्ट करने के लिए एसीई नामी एंजाइम लग जाता है। वो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, एसीई नामी एंजाइम। और ये एसीई नामी एंजाइम लंग के अंदर काम करता है, ना कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर। वो था ना ब्लड के अंदर एंजियोटेनिसिनोजन से एंजियोटेनिसिन वन बनता है ब्लड में, लेकिन एंजियोटेंसिन वन से एंजियोटेंसिन टू बन जाता है एसीई नामी एंजाइम से। किससे, एसीई नामी एंजाइम से। वो कहाँ पे, लंग के अंदर, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। एंजियोटेंसिन टू जो है बीइंग अ पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये खतरनाक ताकतवर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। देखिए वेजो मतलब वेसल, मतलब ब्लड वेसल ना जो होती है पाइप जैसी, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, उसको तंग करने वाला। तो जब आप खुद सोचिए, जब रेनिन निकल गया कब,
जब GFR कम हो गया तो JG सेल्स ने रेनिन निकाल दिया, उससे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बन गया ब्लड में, फिर उससे एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जो कि असली काम करता है, करता क्या है वो खतरनाक वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। वो हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल को तंग कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लड तंग हो गई तो खुद ब खुद ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और खुद ब खुद GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, तो मकसद पूरा हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, ये तो क्या, इसका फर्स्ट फंक्शन दैट वाज वेजो कंस्ट्रिक्शन। नंबर सेकंड फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज दैट इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स। व्हाट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स? जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी किडनी होती है जो कि बीन शेप्ड होती है, उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उसी एड्रीनल ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे कुछ रीजन्स होते हैं। उसमें भी होता है सेम, बाहर बाहर रीजन्स को बोलते हैं कॉर्टेक्स, खुद ग्लैंड के अंदर। और अंदर रीजन्स को बोलते हैं मेडुला। तो उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो किडनी का एड्रिनल ग्लैंड है, उसका बाहर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि अलग हार्मोन रिलीज कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट कर देता है इसी किडनी वाले ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ताकि वो बाहर निकाल सके एक और हार्मोन्स को हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चेन रिएक्शन, हार्मोनल कैस्केड रिएक्शन। ठीक है, एक के बाद दूसरे, जो ना वहाँ था वो परेशान जिसे हम हो गए थे वो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस में, थोड़ा वैसे ही यहाँ पे, फिर भी उसे अल्लाह गुना आसान है। अच्छा, उसके बाद एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। अब एल्डोस्टेरोन निकल गया, करता है क्या है कि ये रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम को वापस लेता है, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूबुल, जो कि ट्यूबुल के दूर वाले पार्ट्स होते हैं, डिस्टेंट पार्ट्स होते हैं। अब खुद सोचिए आप, इससे क्या होगा? दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किससे? जब रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है Na+ की और वाटर की। व्हाट इज रीअब्सॉर्प्शन? रीअब्सॉर्प्शन मींस आप वापस ले रहे हो चीजें ब्लड के अंदर। अब खुद सोचिए आप, एल्डोस्टेरोन नामी हार्मोन Na+ और वाटर को वापस ले रहा है ब्लड के अंदर। अगर इसने इसको वापस ब्लड में लिया, तो ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर, अगर मानिए वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, किसका मतलब ना, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? अ, आप मानिए मैं बहुत ज्यादा पानी ला रहा हूँ बहुत कम इलाके से, ठीक है? आप समझ रहे, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा पानी है, वो मैं बहुत तंग इलाके से बाहर निकाल रहा हूँ, कितना फोर्स आएगा वो पानी? तो वैसे यहाँ पे हो जाता है। इससे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर के अंदर, और GFR, जाहिर सी बात है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना, कॉम्प्लेक्स कितने सारे हार्मोन यहाँ इस्तेमाल होते हैं वहां से ये, जहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, रेनिन और एंजियोटेनिसिन। तो इसको बोला जाता है रेनिन एंजियोटेनिसिन मैकेनिज्म। या इसने नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने वो पूरा, इसको असली में बोलते हैं RAAS, यानी कि रेनिन एंजियोटेनिसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना? देखिए, रेनिन मैं लिखता हूँ, एंजियोटेनिसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास। अब बोलेंगे कि क्या है? रेनिन जो जी सेल से निकाल दिया, जिससे एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 बन गया, तो रेनिन के बाद क्या क्या? एंजियोटेंसिन, जो यहाँ बन गया, एंजियोटेंसिन 2 बन गया ना यहाँ पे। फिर क्या हो गया? एंजियोटेंसिन 2 से एंडोस्टेरोन भी बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम, रास। आपको ये बात रास आ गई? तो इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या अगर पूरा बोलेंगे फिर और क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हो गया, हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया था, JGA, जुक्स्टाग्रामुलर एपेटाइटिस, ये खत्म हो गया। अब क्या है? अब देखिए हम हार्ट क्या करते हैं, ठीक है? मतलब किडनी फंक्शन में हार्ट की भी इंपॉर्टेंस होती है। कैसे? वो देखते हैं हम। जो हमारा हार्ट होता है ना, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू एट्रिया। आप माने ब्लड फ्लो खतरनाक हो रहा है एट्रिया, अब उल्टा हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है एट्रिया में, ऑलरेडी ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अब एट्रिया के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर उसको प्रेशर लग रहा है, अरे इतना खून प्रेशर में आ रहा है, उससे होता है रिलीज एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। ठीक है, नाइट्रियोरेटिक फैक्टर मतलब जो यूरिन को बोलते हैं आ जाओ यूरिन, ऐसे होता यूरिन बंद हो जाओ। वो कौन बोल रहा था? वो बोल रहा था कौन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरिन बंद हो जाओ, क्योंकि एंटी डायूरेटिक खिलाफ है यूरिन, एंटी डायूरेटिक। लेकिन यहाँ पे जो एक फैक्टर होता है एट्रियल
नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ये बोलते हैं यूरिन को तुम जाओ यूरिन प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरी बॉडी में। अगर तुम निकल जाओगे, बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आप समझ रहे? तो अब सारी सी बात है, लॉजिक क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलता है कि जो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर हमारे हार्ट रिलीज करेगा जब वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बल्कि वेजो डायलेशन हो जाएगी, कि जो हमारे ब्लड वेसल है वो खुल जाएंगे, दे विल एक्सपैंड, दे विल डायलेट, खुल जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं वेजो डायलेशन, यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि जो एडीएच का उल्टा फंक्शन यहाँ पे हो जाता है इन शॉर्ट। उससे डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाता है और हमारा हार्ट बचता है हार्ट अटैक से। क्या मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक मीन्स जब आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल है वो टूट सकती है, चाहे हाई प्रेशर से या लो प्रेशर से, दोनों से हो सकता है। अब एट्रियो न्यूट्री नेट्रियोरेटल यूरेटिक फैक्टर जो होता है, इसको बोलते हैं एएनएफ मैकेनिज्म है ना इस चीज को। देयरफॉर एक्ट्स एज चेक ऑन रेनिन एल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चेक का मतलब क्या हो गया? ये ख्याल रखता है, ठीक है एंजियोटेंसिन मुझे समझ आ गया, रास मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम, उससे हमारी बॉडी में जीएफआर बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसने इतना बढ़ा दिया कि हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है, तो हार्ट चेक करता है, रेनिन तुम्हें अपना काम करना है, रास सिस्टम तुम्हें अपना काम, लेकिन इतना काम नहीं करना कि तुम बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर। इसको हम बोलते हैं वेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, कि पतली हो जाएंगी नालियां और खून बहुत तेजी से बहेगा। मैं वरना कर दूंगा इसका उल्टा, वेज ऑफ डायलेशन, मैं खोल दूंगा ब्लड वेसल्स को और कम कर दूंगा ब्लड प्रेशर को, ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस, की इक्विलिब्रियम बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर मेंटेन रह सके, मेटाबॉलिकली बॉडी अच्छे से इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाए। दिस वाज ऑल अबाउट। ये थोड़ा मुश्किल था ना? इट वॉज मुश्किल थोड़ा बहुत। मुश्किल नहीं, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा, बायोलॉजी की मुश्किल नहीं होता है, बस यहाँ पे याद करनी होती है बहुत सारी चीज़ें। तो वो ख्वाहिश की लेंथ ही बहुत होता है, वो तो है इसमें। अब क्या है मिक्चुरेशन? क्या है मिक्चुरेशन? मतलब हो गया पेशाब करना सीधे, यूरिन करना, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, साइंटिफिक टर्म यही है। अब ये भी हम देखेंगे इंसान कैसे यूरिन कर देता है, उस टाइम पे क्या क्या बॉडी दिमाग में क्या हो रहा होता है, मतलब ब्लडर में क्या हो रहा होता है ना, लग रहा होता है कि प्रेशर लग रहा होता है उस टाइम पे यूरिन करने के लिए। अब देखिए वही चीज़, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यूरिन बन गया नेफ्रॉन में, फिर कहाँ पहुंचता है वो? एक टेम्पोरेरी पहुंचता है वो एक ऐसे बैग में, इसको स्टोर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं मजेदार होता है, बस याद बहुत ज्यादा रखना होता है। हाँ, याद इसमें बहुत ज्यादा रखना होता है, सच बात है, लेकिन मजा आता है पढ़ने में, इंसान बोर नहीं होता है मत। और यहाँ पे अंत वंत ना होता ही है कुछ, इंसान बोलेगा चलो एक कंसेप्ट है, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई अंत नहीं होता है, यहाँ पे अंत रखना पड़ता है बायोलॉजी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी इज सिलेक्टिव अप्रोच अपनाना है, देखना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, यू हैव टू रूल आउट व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी। ठीक है, वो आपको बाहर निकाल देना है पहले ही। यहाँ देखना होता है क्या क्या नहीं पढ़ता है, क्योंकि इंसान यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकता है, यहाँ पे जो रेफरेंसेस पढ़ते हैं वो ज़ाया करते हैं अपना टाइम। यहाँ पे एनसीईआरटी, लेकिन अब देखें एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी अगर खोलेंगे ना, इसको इतनी मोटी रेफरेंस बन जाएगी इसकी, अल्लाह की कसम, इतनी, इससे ज़्यादा मोटी, इतना ये लिखती है कम्पैक्ट। अच्छा, नेफ्रॉन जो है अल्टीमेटली इसको यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाया जाता है, जिसको कहता है टेम्पोरली, का एक बैग जैसा होता है स्ट्रक्चर, वेयर इट स्टोर टिल वॉलंटरी सिग्नल। यहाँ तक कि ये वॉलंटरी सिग्नल, इसने यहाँ पे क्यों लिखा है वॉलंटरी सिग्नल? बिकॉज इंसान को अपनी विल तक होता है कि वो पेशाब करेगा कि नहीं करेगा। अडल्ट में मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों को ऐसा नहीं, बच्चे तो ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे अभी वॉलंटरी सिग्नल नहीं चल रही होती है, लेकिन हमारे में वॉलंटरी सिग्नल होती है। अरे पेशाब करेंगे कि नहीं, अपने तक होता है ना, वॉलंटरी होता है, यानी कि अपने इख्तियार में होता है, इंसान खुद चाहता है करना है नहीं करना। इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे सीएनएस काम करता है। व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? नथिंग बट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना, उसको बोलते हैं, है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी जो है उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए आप, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। सिग्नल, वॉलंटरी सिग्नल मिलता कैसे? सबसे पहले जो हमारी यूरिनरी ब्लेडर है, उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, वो खुल जाता है, जब उसमें यूरिन आ गया वो स्ट्रेच हो जाता है।
जब वो स्ट्रेच हो जाता है, इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स उसके वॉल्स पे होते हैं। आप पानी फॉर एग्जांपल, दिस इज आर यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब आप पानी यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पे, वॉल्स पे। वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो जो मतलब रिसेप्शन करते हैं, जो मतलब मीटर करते हैं, बोलते हैं हल्ला, प्रेशर बढ़ रहा है, वो सिग्नल देते इसी टाइम पे पहुंचाते हैं। उस सिग्नल कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यहाँ पे नर्व्स होती है प्रेजेंट, है ना। आप जानते हैं कि देखिए, एक तो होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन? व्हाट इज न्यूरॉन? नथिंग बट नर्व सेल, है ना। न्यूरॉन में से आते हैं ना दिमाग तक पहुंचे इन्फॉर्मेशन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब होता है जो रिसेप्शन कर देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे गर्म चीज है, ठीक है, मैं इसको हाथ लगा दिया, मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। जब इसको हाथ लगा दिया, मेरे हाथ में जो नर्व्स यहाँ पे थी, जो खास तौर पे सेंसरी न्यूरॉन था, उसने सेंस कर दिया टेम्परेचर हाई है। दिमाग तक पहुंचे इन्फॉर्मेशन, दिमाग बोल रहा है अरे टेम्परेचर हाई, हटाओ हाथ। जब अपना हाथ हटा दिया ना, वो कैसे हो गया, वो मोटर रेस्पॉन्स आ गया। वो दिमाग ने जब इंफॉर्मेशन डाल दी मेरे वेन्स में, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन ही इफेक्ट कर देता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करता है, फिर इफेक्ट आता है मोटर न्यूरॉन, जिसने यहाँ पे लिखा है, देखिए आप। तो सेंड सिग्नल टू द सीएनएस थ्रू व्हाट, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। द सीएनएस पास ऑन। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो रहा है, अरे गर्मी तुम्हें हो रही है फील, ठीक है, इसको हो रहा है, तुम्हें हो रहा है स्ट्रेच फील, हाँ, हो रहा है आपको, ये बात नहीं, मैं मोटर मैसेज से, यानी कि मोटर न्यूरॉन से मोटर मैसेज पहुंचाता हूं, ताकि उस मोटर मैसेज से कंट्रैक्शन हो जाए स्मूथ मसल्स की। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है किस तक, हमारी बॉडी में, अल्लाह ताला तक किया, लेकिन उसने क्या बना दिया सिस्टम, उसने बनाया ना यही सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, अब हो जाती है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। इसलिए असल में यहाँ पे लिखा नहीं है जो ना हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में एक स्मूथ मसल होती है, उसको हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल। क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल, आप ये लिख सकते हैं। वो जो डेट्रूसर मसल होती है, वो स्मूथ मसल होती है। उस तक इफेक्ट पहुंच जाता है फ्रॉम सीएनएस थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, उसको बोलते हैं मोटर मैसेज। उसको बोलते हैं अरे काम करो, आपने कहा ना मोटर से मोटर, यार मोटर काम करता है ना, वैसे ही। तो ऑफ द ब्लेडर एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब इसी के साथ साथ, यानी कि दो चीजें साथ हो जाती है। नंबर वन चीज वो होती है कंट्रैक्शन ऑफ व्हाट, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लेडर, यहां बोलेंगे ब्लेडर कंट्रैक्शन। दूसरी चीज हो रही है साथ साथ, उसको होते हैं रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्पिंक्टर। अब यूरिथ्रल स्पिंक्टर क्या होता है, ये भी समझते हैं आपको। आप मानिए यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर, या हम बोलेंगे हमारे जो है यूरिनरी ब्लैडर के बाहर क्या होता है प्रेजेंट, कि एक सर्कुलर मसल होती है। क्या होती है, सर्कुलर मसल अराउंड द यूरेथ्रा। जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या हो गया, वो ओपनिंग जिससे यूरिन इंसान कर देता है, अराउंड द यूरेथ्रा, वो ओपनिंग जो होती है, ठीक है, जो होल होता है, ठीक है, विच नॉर्मली रिमेन्स कंट्रैक्टेड। ये जो सर्कुलर मसल यानी कि यूरेथ्रस स्पिंक्टर होता है, या जहाँ से इंसान पेशाब कर देता है, वो आमतौर पर बंद रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि वो रहता है कंट्रैक्टेड। क्या रहता है, कंट्रैक्ट। व्हाट मतलब कंट्रैक्ट, मतलब क्लोज रह जाता है। लेकिन उसको होती है रिलैक्सेशन। व्हाट डज रिलैक्सेशन मीन हियर, द रिलैक्सेशन हियर मीन्स ओपनिंग, ये खुल जाता है, इसको रिलैक्स हो जाता है, वन होता है कंस्ट्रिक्ट, रिलैक्स हो जाता है उस टाइम पे। कब, जब इंसान को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हुक्म देता है ऐसा करने का। कॉज इन द रिलीज ऑफ द यूरिन, उससे जो है हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है। लेकिन वो द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लेडर एंड द यूरिथ्रल स्पिंक्टर की रिलैक्सेशन, वहां हो रही होती है कंट्रैक्शन। देखिए, आप पानी फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लेडर है, इसको मत होना है रिलैक्स, अगर रिलैक्स हो जाएगा तो पेशाब बाहर निकलेगा नहीं। इसको करना है क्या, कंट्रैक्ट। ब्लेडर कर रहा है कंट्रैक्ट, उससे आ रहा है प्रेशर, उस प्रेशर से यूरिन बाहर निकल रहा है। बट जो बाहर की ओपनिंग है, दरवाजा जो बाहर का, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्पिंक्टर। यूरिथ्रल स्पिंक्टर जो है, उस दरवाजे, वो दरवाजा आमतौर पर बंद होता है, वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, कंट्रैक्ट होता है। लेकिन इस दौरान साइमल्टेनियस, साथ साथ हो ना ये दोनों चीजें, ये होता है रिलैक्स। जब रिलैक्स होता है तो उससे यूरिन जो है वो रिलीज हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन जो होता है बाय टू प्रोसेसेस। नंबर वन, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, नंबर टू, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्पिंक्टर। तो उस वजह से हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर मिक्सचरेशन, यानी कि इंसान यूरिनेट कर देता है। और जो यहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इंसान की हर मूवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म न्यूरॉन्स के साथ, यानी कि नर्वस सिस्टम के साथ ताल्लुक रहता है। उसको बोलते हैं क्या, न्यूरल मैकेनिज्म यहाँ पे पीछे ताल्लुक रहता है। उसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स।
देखिए, मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करना, रिफ्लेक्स मतलब देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है, बोलते ना, इस तरह बोलते ना कि इसको बहुत खतरनाक रिफ्लेक्सेस है, जैसे जो होते हैं ना वो जो ना ऊपर चलाते हैं वो फॉर्मूला गाड़ियाँ चलाते हैं ना, Formula 1 गाड़ी चलाते हैं ना वो, उतने खतरनाक रिफ्लेक्स को पता होती है हमें यहाँ मोड़ करना है, ऐसे करना है, वो जल्दी काम करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स होते हैं तेज, उसको माउस को वो तेज ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है। सेम रिफ्लेक्स का मतलब होता है तेजी के साथ मूवमेंट करना। आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स मीन्स रैपिड, ठीक है, रैपिड ऑटोमेटिक नर्वस रिस्पॉन्स, रैपिड ऑटोमेटिक नर्वस रिस्पॉन्स। जब इंसान को गर्म लग जाता है वो सोचता है अरे गर्म, हटाऊं मैं हाथ के, नहीं हटाते, मत ऐसा होता है, वो होता है इनवॉलेंटरी। जब इंसान रखता है गर्म ऐसे खुद ही हो जाता है इंसान, वो वॉलेंटरी नहीं बल्कि इनवॉलेंटरी होता है। वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि इंसान खुद ही कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, जो इंसान तेज के साथ करता है। रिफ्लेक्स मीन्स रैपिड ऑटोमेटिक जो है नर्वस रिस्पॉन्स, रैपिड तेज के साथ, ऑटोमेटिक खुद होना, नर्वस रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो वही होता है मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स। तो मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स की वजह से इंसान जो है वो अच्छे से यूरिनेट कर पाता है। हाँ हम जानते हैं यूरिनेशन जो है वो वॉलंटरी ही होती है, वॉलंटरी सिग्नल ही होता है। लेकिन जब इंसान फिर यूरिनेट कर देता है तो उस टाइम पे वो रिफ्लेक्स आ जाता है उसको, ठीक है। बता होता सोच रहा होता है इंसान, मैं यूरिनेट करूँ कि नहीं, फिर वो सोच रहा होगा यूथल स्पिंक्टर को मुझे ओपन करना है, यानी कि रिलैक्स कर देना है, मतलब खुद तक होता है ये सब कंट्रैक्शन, नहीं ये होता है क्या, इनवॉलंटरी। लेकिन जो सिग्नल आना होता है दिमाग तक, फिर इंसान जो यूरिनेट करने के बाद सोचा मैं यूरिनेट करूँ कि नहीं, वो होता है ना, वो होता है क्या, वॉलंटरी। लेकिन इनवॉलंटरी क्या होता है, यूरिथ्रल स्पिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाना। फिर देखिए आप, एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एवरेज कितना करते हैं इंसान, 1 से 1.5 लीटर इंसान यूरिन करता है पर डे। ये डिपेंड करता है इंसान ने कितना पानी पिया है, या डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना ज्यादा है, ठीक है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। उसके बाद देखिए आप, द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो, यूरिन लाइट येलो होता है, वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। वाटरी फ्लूइड होता है, असली होता है, इसको बोलते हैं यूरोक्रोम, वो हम देखेंगे आगे वो क्या होता है, वो उससे होता है येलो कलर मिल जाता है। एक तो मतलब यूरिन को भी और फीस को भी, दोनों को। वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, मतलब पीएच होता है 6, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है थोड़ा सा। एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑल्टर, यानी कि इसको एक खुशबू होती है। लेकिन अब पता है इसकी खुशबू जो है वो बहुत खराब हो सकती है यूरिन की, अगर बैक्टीरिया जो है वो यूरिन में जमा हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं चेंज हमारे बॉडी के यूरिया को, क्योंकि जो ना हमारा यूरिन वो यूरिया भी निकालता है, बिकॉज वी आर यूरियोटिलिक, हम यूरिया निकालते हैं ना बाहर थोड़ा सा बॉडी से। लेकिन जो यूरिया होता है वो करता है बैक्टीरिया चेंज अमोनिया के अंदर, बैक्टीरिया करता है यूरिया को चेंज अमोनिया के अंदर, उस टाइम पे बहुत गंदी ऑर्डर, गंदी स्मेल आ सकती है यूरिन से। अच्छा, ऑन एवरेज 20 से 30, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो निकाला जाता है पर डे। यूरिया, ठीक है, यूरिया की बात हो रही है, वो होता है कन्वर्ट अमोनिया में बाय बैक्टीरिया, उससे मजीद गंदी स्मेल आ सकती है फ्रॉम यूरिन। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखिए ये वेरियस कंडीशंस अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, वो नहीं ये कि अगर मतलब यूरिन में डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, मतलब यूरिन का कलर होता है वेरी, वॉल्यूम होता है वेरी, पीएच वेरी करता है, केमिकल कंपोजिशन वेरी कर सकता है। अब देखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि इंसान का डायग्नोस, डायग्नोस क्या होता है, देखना कि बीमारी कौन सी है। ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, की किडनी खराब फंक्शन कर रही है, वो हम यूरिन से पता लगाते हैं, क्योंकि यूरिन जो होता है, यूरिन कैसा निकल रहा है उससे हम बहुत कुछ समझ पाते हैं। उससे हम ये भी समझ पाते हैं ब्लड में शुगर लेवल कितनी है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। देखिए ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब ग्लाइकोस मतलब मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब पेशाब में कितना ग्लूकोज है। क्योंकि जिस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, अनकंट्रोल डायबिटीज, उसके बॉडी में इतना शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर कि कुछ शुगर जो है, कुछ ग्लूकोज या शुगर बोलेंगे हम, वो निकल जाता है यूरिन के थ्रू भी, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया। या बाज का कीटोन बॉडी जो है कीटोनोरिया, उसको बोलते हैं कीटोनोरिया, ठीक है। मतलब वो तब हो जाता है जब फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे कीटोनोरिया निकल जाता है यूरिन से, तो उससे समझ आता है कि इसके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस है कि नहीं। हाँ आप मुझे बोल सकते हैं, इंशाल्लाह आप मुझे ना मैसेज व्हाट्सएप पे।
कोई बात नहीं।